हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट नंबर 4, लेक्चर नंबर 4 यू कैन से। हम अब तक हमने अब बात की आपसे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमने डिस्कस किया, और हमने बात किया माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट्स। ठीक, अब हमें हमारे इस चैप्टर्स के दो ही टॉपिक्स जो हैं वो रह रह गए हैं। हम उनको भी डिस्कस करेंगे आज। टोटल फुल इस टॉपिक्स को, इस सारे चीज़ को हम लोग, इस चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट कर देंगे आज। ये एनसीईआरटी रीडिंग प्लस में कोर कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको एनसीईआरटी रीडिंग के साथ साथ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की चीज़ों की भी जानकारी होगी। मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं, बट वीडियो पे लाइक नहीं करते हैं, भले देख के चले जाते हैं। कृपया आप लोग लाइक करें। लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आप लाइक करेंगे तभी ये वीडियो और बच्चों तक रिकमेंड की जाएगी, अन्यथा इस वीडियो को यहीं पे रोक दिया जाएगा। वीडियो रिकमेंड नहीं होगी और बच्चों को इसकी बेनिफिट नहीं मिल पाएगी। प्लस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में अपने जो भी जानकारी, आप जो भी हमें सजेशन देना चाहते हैं, या जो भी चीज़ बताना चाहते हैं, जो भी चीज़ पूछना चाहते हैं, अगर आप इसको नोट्स चाहते हैं तो 100% श्योर एक बेहतरीन नोट्स मैंने बना के रखे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आप डेफिनेटली आपको दूंगा 200%। आपको इससे, उस नोट्स से आपको 100% बेनिफिशियल होगा। उस नोट्स को मैंने हर एक पॉइंट को इस तरीके से लिखा गया है कि आपको वो चाह कर भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस तरीके से लिखा गया है। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो देखेंगे, आपको पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, तभी ये वीडियो रिकमेंड हो पाएगा और तभी वीडियो की रीच बढ़ेगी और बच्चों तक पहुंचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक्स को, जो कि है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट की तरफ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। देखिए, बायो कंट्रोल क्या, अब यहाँ पे लिखा गया है, बायो कंट्रोल रिफर टू यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज़ एंड पेस्ट डिजीज़। क्या होता है, बायो कंट्रोल्स जो होते हैं, हमें बायो कंट्रोल्स जो होता है उस मेथड को यूज़ करना चाहिए प्लांट के लिए, और डिजीज़, प्लांट में जो डिजीज़ लग जाते हैं और जो उसमें पेस्ट होते हैं उनको। अब यहाँ पे एक बात किया गया कि बायो कंट्रोल का क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों नहीं हम लोग एक तरीके से केमिकल्स का यूज़ कर लेते हैं। केमिकल्स क्या होते हैं, एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं, और वो उस पेस्ट को मारेंगे, साथ साथ अदर जो भी पेस्ट है उनको भी मार देते हैं। तो इस वजह से ये सारे रीजन्स हैं, इन रीजन की वजह से हम इनका यूज़ नहीं करते। आगे इसमें आप पढ़ेंगे तो देखने को भी मिलेगा। देखिए, इसमें लिखा गया, इन मॉडर्न सोसाइटी दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन टैकल increasingly by the use of chemicals, by use of insecticides and pesticides. These chemicals are toxic and extremely harmful. These chemicals are toxic and extremely harmful to human being and the animal alike, and have been polluting our environment. For example, soil, groundwater, fruits, vegetable and crop plants. Our soil is also polluted through our use of weedicide to remove weeds. Our soil is also polluted through our use of weedicide to remove the weeds. जो weeds होते हैं उनको रिमूव करने के लिए जो हम लोग वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं, उनके वजह से हमारी जो सॉइल होती है, हमारी जो मिट्टी होती है, वो भी पॉल्यूट होती है। 110% होगी, क्योंकि ये केमिकल्स हैं। तो इन्हीं वजह से ये बोला गया है कि अगर आपको माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, एक लिविंग्स को यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत बेनिफिशियल होगा। आगे आप पढ़ेंगे भी कि ये पर्टिकुलर उसी चीज़ को मारता है, पर्टिकुलर स्पीसीज़ को ही मारता है। आपका कुछ ऐसे होते हैं, और अदर को ये डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो ये सारी इसके बेनिफिट्स हैं। आइए इसको पढ़ेंगे तो आप ज़रूर देखने को मिलेगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़ इन एग्रीकल्चर। देखिए, अगर आप जैसे बढ़ेंगे, इन एग्रीकल्चर देर इज़ ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन ए नेचुरल प्रिडेशन रेदर देन इंट्रोड्यूस केमिकल्स। अब इसमें बोला गया है कि इन एग्रीकल्चर देर इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट, हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट रिलाइज निर्भर किस पे करता है, ऑन नेचुरल प्रिडेशन, वो अपने शिकार को खोज के मारता है
केमिकल का इंट्रोडक्शन नहीं किया जाता उसमें। केमिकल्स क्या करते हैं, और भी फसल सॉयल के साथ साथ कई सारे और स्पीसीज़ को वो मार देता है, लेकिन ये अपने नेचुरल जो प्रीडेटर्स होते हैं, नेचुरल प्रीडेटर्स पर रिलाई करता है। नेचुरल जो उनके प्रीडेटर्स होते हैं उस पेस्ट के उसको यूज़ किया जाता है। एक की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ दैट द बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है आपकी वो हेल्दी रहेगी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। जो वेराइटीज़ ऑफ, जैसे मान लीजिए कि सॉयल हो गया और लिविंग क्रिएचर्स हो गए और अदर प्लांट्स हो गए और भी सारी चीज़ें की स्पीसीज़ होगी, ये सारे एक हेल्थ रहेंगे, मतलब अच्छी तरह कंडीशन में रहेंगे। द मोर वेराइटी ए लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़, द मोर वेराइटी ए लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबिलिटी इट हैज़। इस लाइन का मतलब ये है कि द वेराइटी ऑफ लैंडस्केप, मतलब कि अगर आपके लैंडस्केप, एक लैंड एरिया में कई सारे वेराइटीज़ ऑफ चीज़ है, हर एक चीज़ की उत्पादकता उसके अंदर है, तो वो सस्टेनेबल है, मोर सस्टेनेबल है। द ऑर्गेनिक फार्मिंग देयरफॉर वर्क टू क्रिएट ए सिस्टम, देखिए यहाँ पे लिखा है द ऑर्गेनिक फार्मिंग देयरफॉर वर्क टू क्रिएट ए सिस्टम वेयर द इंसेक्ट that are sometime called pest are not eradicated but instead are kept in at manageable levels। जो पेस्ट होते हैं वो कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं होते, कम्प्लीटली उनकी स्पीसीज़ को नहीं मार दिया जाता है। क्या किया जाता है कि उनको एक मैनेजेबल वे में मेंटेन किया जाता है बाय द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस विथ लिविंग एंड द वेरिएंट इकोसिस्टम contrary to the convention फार्मिंग प्रैक्टिसेस विच ऑफन यूज़ केमिकल। जब कंट्री मतलब कि उसके विरोधाभास है, उसके पश्चात जब हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो स्पीसीज़ कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाती है। अब देखिए इससे होता क्या होगा, मैं आपको एक शॉर्ट में चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक स्पीसीज़ है, मान लीजिए हमने एक स्पीसीज़ को हमने इरेडिकेट किया, तो उस पे निर्भर जो स्पीसीज़ रहेगी, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट स्पीसीज़ रहेगी, जो उसका जो अपना खाना उसके अंदर रहेगा, जब उसको अपना खाना खोजेगी, वो भी कम्प्लीटली क्या होगी, इरेडिकेट हो जाएगी, कम्प्लीटली मर जाएगी, क्योंकि उसको वुड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिल पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि कॉन्ट्रेरी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग विच ऑफन यूज़ केमिकल। अब एक चीज़ और है कि कन्वेंशनल जो फार्मिंग होता है वो क्या यूज़ करता है, तो जो कन्वेंशनल फार्मिंग्स होते हैं वो यूज़ करते हैं आपके केमिकल्स मेथड। अब जैसे कभी कभी एग्जामिनेशन में ये पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं कि कन्वेंशनल फार्मिंग्स जो होते हैं वो किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं या क्या पर्टिकुलरली वो यूज़ करते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, कन्वेंशनल फार्मिंग्स जो होते हैं वो केमिकल्स मेथड के यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, केमिकल्स मेथड टू किल बोथ यूज़फुल। अब देखिए आगे देखते हैं क्या बताया गया इसमें। देखिए बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल लाइफ फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेटली। मतलब डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं, उसमें भेदभाव नहीं किया जाता है कि भाई इसको माना भाई केमिकल्स आपने यूज़ किया 100% है कि वो केमिकल्स उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को, पूरी स्पीसीज़ को ख़त्म तो करेगा ही, साथ साथ में वो उससे रिलेटेड स्पीसीज़ उसके ऊपर जो डिपेंड है फूड के लिए अपने, उनको भी ये इरेडिकेट कर देगा इनडिस्क्रिमिनेटली। पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, वो डिसाइड नहीं करेगा कि किसको मारना, अगर आपने क्या यूज़ किया, केमिकल यूज़ किया तो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि अब मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग ये वीडियो रिकमेंड हो सके और बच्चों तक पहुँच सके, तो ही पढ़ने में और सबके साथ पढ़ने में मज़ा आता है। ज्ञान सबको दिया जाए तो उसमें और बेनिफिट मिलता है। तो आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ें आप पूछे जाते हैं 100% पूछिए, उसका सोल्यूशन 100% दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तो आप कहिएगा 10%, 110% जरूर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द हार्मफुल लाइफ इनडिस्क्रिमिनेटली, दिस इज़ ए हॉस्टाइल अप्रोच। हॉस्टाइल एक खतरनाक अप्रोच है, आप कह सकते हो हॉस्टाइल अप्रोच डेट सीक्स टू द डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इफ़ यू हैव interaction between the myriads of organisms that constitute the field fauna and flora। fauna and flora का आपको मतलब पता होगा, fauna and flora का मतलब आपको पता है कि नहीं, पहले ये बताइए आप जरूर कमेंट करके बताइए फ्लोरा और फोना
यहाँ पे बात की जा रही है प्लांट एंड एनिमल, ठीक, प्लांट एंड एनिमल। द ऑर्गेनिक फार्मर्स होल्ड्स द व्यू दैट इरेडिकेशन of the creature that are often described as pest is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predators and parasite insect which depend on them, देखिए which depend on them, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक। यहाँ पे बोला गया है which depends upon them as foods or host would not be able to survive। अब देखिए जो उसके ऊपर निर्भर करते हैं फूड के लिए, होस्ट की तरह पे जो उसके, वो भी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई उनका जो भोजन है वो भोजन जिससे मिल रहा था, अगर मान लीजिए कि आपको एक भिंडी की खेती हुई है और उससे आपको भोजन मिल रहा है, अब उस भोजन को ही तबाह कर दिया जाए तो आपको उस भिंडी को सब, फसल को सब बर्बाद कर दिया तो क्या आपको भिंडी की सब्जी, भिंडी मिल पाएगी, भिंडी खाने को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि ये और भी स्पीसीज़ को पैरासाइट्स विच डिपेंड, जो उस पर डिपेंड किए रहते हैं फॉर फूड के लिए और होस्ट के लिए, उनको भी वो भी ख़त्म होने लगे, क्योंकि वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। would not be able to survive. Thus, the use of biocontrol measure will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticide। अब इस स्लाइड में यह बोला गया है thus the use of biocontrol, अगर हम biocontrols measures को यूज़ करते हैं तो वो reduce होगा our dependence on toxic chemicals and pesticide। An important parts of biological farming approach is to become familiar with the various life form that inhabit the field, predator as well as pest, and also their life cycles, उनके life cycles, patterns of feeding and habit that they prefer। This will help developing appropriate means of biocontrol। अच्छा देखिए, अगर आप बायोकंट्रोल मीन्स को ले रहे हैं तो पर्टिकुलरली आपको उनके बारे में, जैसे मान लीजिए कि एक कोई भी कीड़ा है वो किसी फसल को नुकसान कर रहा है, तो अब उसको आप उसके प्रीडेटर से उसको उस पेस्ट को मरवाना चाहते हैं, मतलब जो उसको खाता है, तो पर्टिकुलरली आपको हमें प्रीडेटर एज वेल एज पेस्ट की भी, इन दोनों की लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए, इनका पैटर्न्स ऑफ फीडिंग क्या है, ये भोजन क्या करते हैं, इनके हैबिटाट्स क्या हैं दैट दे प्रिफर, ठीक, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। दिस विल हेल्प, ये आपको मदद करेगा डेवलप एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ बायो कंट्रोल, मतलब इसकी वजह से आप एक बेहतरीन बायो कंट्रोल एजेंट को खोज पाएंगे ताकि वो उसका प्रीडेटर को मार सके, प्लस एक लिमिटेड अमाउंट में अदर स्पीसीज या अदर किसी भी चीज़ को हार्म ना करे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द वेरी familiar beetle with red and black markings, as you have seen beetles with red and black marking, the ladybirds and a dragonfly are useful to get the very familiar beetles। बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ और कुछ ये सारी चीज़ें आएंगी, ट्राई करिएगा उसको इग्नोर करने की। हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर्स को। अगर हम इसमें आपको ये भी पता चल पाएगा कि आप कितने कॉन्सेंट्रेटेड हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब बैकग्राउंड्स में नॉइज़ आएंगे, उसको आप ट्राई करिएगा इग्नोर करने की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को। द वेरी फेमिलियर बीटल्स विद द रेड्स एंड ब्लैक मार्किंग्स, द लेडी बर्ड्स एंड द ड्रैगन फ्लाई आर यूज टू गेट राइट ऑफ एफिड्स एंड द मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली। मतलब ये एफिड्स और मॉस्किटो जो हैं उनको आपको क्या करते हैं, उनसे एफिड्स और मॉस्किटो से बचाते हैं कौन? लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन फ्लाई। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बायो कंट्रोल्स एजेंट के। मैं आपको कुछ ट्रिक्स दे सकता हूं जिससे आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे एक लिखा है लेडी एंड मैन इन, इसमें आप इससे आपको सारे मतलब जो हैं, मतलब जो जितने भी मतलब जो कंट्रोल करते हैं, किससे क्या कंट्रोल होता है। जैसे कि LADY, इसमें देखिए L और A और D, जो L है और A है और D है ये कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं, ठीक। L है, A है, D है, वो कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। LADY देखिए L है और A है और D ये कैपिटल्स में रहेंगे, तो
L स्टैंड फॉर लेडी। अब लेडी बर्ड से आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, लेडी बर्ड से जो है वो एफिड को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। तो LA से लेडी से एफिड को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। अगर हम बात करें कि D, तो D लेडी, अगर लेडी एंड मैन है, मैन, तो जो ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई से क्या कंट्रोल करते हैं, मॉस्किटो। ड्रैगन फ्लाई से क्या कंट्रोल किया जा सकता है, मॉस्किटो कंट्रोल किया जाता है, ठीक। लेडी एंड मैन इन ब्लैक। अब देखिए ये इससे भी आप जैसे ब्लैक, बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस, बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस मतलब बीटी से कंट्रोल करते हैं, मतलब कंट्रोल क्या करते हैं, मतलब जैसे बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस है तो बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस जो बीटी कॉटन्स होते हैं आपके, तो बटरफ्लाई कैटरपिलर जो होता है और ब्रेसिका और फ्रूट ट्रीज को बचाने के लिए, मतलब बीटी कॉटन जो बीटी होता है, बीटी बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस जो होते हैं उनसे हम लोग कंट्रोल करते हैं। बटरफ्लाई कैटरपिलर मतलब बीटी कॉटन से, बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस से बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर हैं उसको बचाते हैं, जो कि ब्रेसिका और फ्रूट ट्री को बचाने के लिए, मतलब जो ब्रेसिका होता है और फ्रूट ट्री को बचाने के लिए होता है। अब एक और चीज़ होता है कि देखिए लेडी एंड मैन इन ब्लैक ट्राइड। अब ट्राइड में क्या होता है कि टी स्टैंड फॉर ट्राइकोडर्मा यह फंगस है, ठीक। कंट्रोल करते हैं कई सारे रूट पैथोजोन को ये मार देता है, ठीक। कई सारे रूट पैथोजन को ये मार देता है। ट्राइड्स तो आप पता चला गया था, ट्राइकोडर्मास ये एक फंगस होता है जो हायर रूट्स को और इसको पैथोजन्स को मारता है। ट्राइड बॉक्सिंग। अब देखिए जो बॉक्सिन है उसमें जो आता है बैक्यूलोवायरस से आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और अदर आर्थ्रोपॉड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है, बैक्यूलोवायरस जो होता है ये एक स्पेसिफिक वायरस होता है, मतलब कि यह एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ही मारता है, ठीक। ये जितने भी बायो कंट्रोल एजेंट हैं इनके मैंने एक ट्रिक बनाई है। अगर आपको ये नोट्स और ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये सारे जो भी हैं आपके बायो कंट्रोल एजेंट जो इस NCERT में यहाँ तक जो दिए गए हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। मैं ट्रिक का आपको बता भी दिया और प्लस टिप का मैं नाम भी बता दे रहा हूँ, जैसे कि लेडी एंड मैन इन ब्लैक ट्राइड बॉक्सिंग, तो ये एक ट्रिक है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से डिस्कस करते हुए। अब देखिए अगर हम आगे बढ़े तो इसमें लिखा गया आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई इज बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस ऑफन रिटन एज BT। जो भी मैंने आपको अभी बताया है इसके पहले सब वही चीज़ें लिखी गई हैं और सारी वही चीज़ें हैं। इसको आप केवल एक सिंगल ट्रिक से ये चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स की ज़रूरत होगी, अगर आपको लगेगा कि ये चीज़ें सही हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैं आपको वो सेंड कर दूंगा वो चीज़ें, जैसे भी होगा मैं आपको, या फिर आप कहेंगे कि नहीं हमें उस तरीके से पढ़ाइए तो मैं आपको उस तरीके से ही मैं बताऊंगा, ठीक है। आप जैसा सजेस्ट करिए, आप कमेंट करिए, लाइक किया करिए। अगर लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी। अब अगर हम आगे बात करें तो दीज आर अवेलेबल्स इन सैचेस एस dried spores which are mixed with water and spread onto vulnerable plant such as brassicas and fruit tree। हमने बात की थी brassicas and fruit trees को बचाने के लिए। where these are eaten by the insect larva in the gut of the larva the toxin, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा, in the gut of the larva the toxin is released and the larva get killed। The bacterial disease which kills the caterpillar but leave other insect unharmed, ठीक। because of the development of method of genetic engineering। यहाँ पे genetic engineering की भी हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजीज में। genetic engineering in the last decade or so the scientists have introduced Bacillus thuringiensis toxic gene into the plant. Such plants are resistant to the attack of insect pest। BT cotton is one such example, ठीक। when is being cultivated in some state in our country, you will learn more about this in chapter 12
A biological control being developed for us in the treatment of plant disease is the fungus trichoderma. The biological control being developed for us in the treatment of plant disease is a fungus trichoderma. हमने अभी पढ़ा था कि ट्राइकोडर्मा से फंगस को कंट्रोल करते हैं, जो कि रूट्स ऑफ जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो मतलब जो रूट्स होते हैं उनके पैथोजन को ये मार देता है. Trichoderma species are free-living fungi that are very common in the root ecosystem. They are effectively biocontrol agent of several plant pathogens. Next अगर हम बात करते हैं तो बैक्लोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड, जो कि हमने ट्रिक में देखा था कि जिसमें हम लोग जब बॉक्सिंग हम लोग पढ़ रहे थे कि लेडी एंड मैन इन ए ब्लैक ट्राइड बॉक्सिंग, तो जो बॉक्सिंग था उसमें बी से हमने देखा था कि बैक्लोवायरस, ठीक, तो बी से देखा था बैक्लोवायरस आर द पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड, हमने ये पढ़ा था. द मेजॉरिटी ऑफ बैक्लोवायरस यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस. इनका जो जीनस होता है वो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस होता है. दिस वायरस आर द एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर द स्पेसिफिक स्पीसीज, वही हमने बात की थी कि ये ऐसा जो कि स्पीसीज पर्टिकुलर स्पीसीज को ही ये हार्म करता है, नुकसान करता है, मतलब उनको ख़त्म करता है. नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अनदर प्लांट्स हो गए आपके, अनदर प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड, फिश और इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट. दिस इज स्पेशली डिजायरेबल when beneficial insects are being on plants, mammals, birds and fish and even non-target insect. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to add in all over integrated pest management IPM. कभी कभी ये फुल फॉर्म पूछ सकता है किसी एग्जामिनेशन में, IPM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. और व्हेन एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इज़ बीइंग ट्रीटेड, जब हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को ट्रीट करते हैं तो उसमें. आइए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स की. हम बात करेंगे माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स की. थोड़ी सी बैकग्राउंड में चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, आपको अपनी पूरी कंडीशन क्या ही बताएं, बस आप सपोर्ट करिएगा कुछ टाइम तक. उसके बाद अगर आप अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे तो हम लोग कुछ आपके लिए करने की कोशिश करेंगे. अभी हम इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, थोड़ी मजबूरियां हैं जो अभी आपको बतानी भी सही नहीं रहेंगी, क्योंकि आप लोग पढ़ने के पर्पज़ से आते हैं, तो यहाँ पे आपको फिर पढ़ाई जाएगा. थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइज़र, हम माइक्रोब्स को एज बायोफर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं. विथ आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ ए मेजर कॉज ऑफ. हम बात कर सकते हैं अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइज़र. विथ आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न. जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो आपका एक मेजर कॉज है कंसर्न का. एक मिनट तो द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, जहाँ पे ये बोला गया था द यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग, आइए आगे देखते हैं. आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा, ठीक है. डिमांड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पॉल्यूशन. ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज दैट देयर आर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. हमें पता चल रहा है कि जब हम केमिकल्स का ओवर यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, जैसे कि सॉइल्स इरोजन्स होना, सॉइल को नुकसान पड़ना, सॉइल की फर्टिलिटी का कम हो जाना, प्लांट्स में उस तरीके का पैदावार, उस तरीके की जो न्यूट्रिएंट्स उसके होते हैं जो उस तरीके में उनमें कुछ चेंज आ जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एंड देयर लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. द यूज़ ऑफ बायोफर्टिलाइज़र. अब देखिए फर्टिलाइज़र आर ऑर्गेनिज्म, देखिए क्या है, बायोफर्टिलाइज़र
आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं आपके, जो सॉइल की न्यूट्रिशन, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, उस पर काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया। अब जो बायो फर्टिलाइजर्स के मेन सोर्स होते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें, सोर्स होता है कि लाइट पर्टिकुलरली अगर बल्ब से आ रही है तो उसका एक सोर्स है कि जो लाइट है आपकी वो बल्ब से है, तो एक सोर्स है। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, अगर उस बायो फर्टिलाइजर की मेन सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, फंगी है, ठीक, और क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक। यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट फॉर्म बाय द सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद राइजोबियम। ये पढ़ा जाता है कि जो नोड्यूल्स बनते हैं रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, उसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है राइजोबियम से, ठीक। ये एग्जामिनेशन में नोड्यूल्स बन जाते हैं। दीज बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, दिख रहा होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में उसको फिक्स करते हैं। विच इज़ यूज बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट, जो कि प्लांट के द्वारा यूज़ किया जाता है उनके न्यूट्रिएंट के तौर पे। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन while free living in the soil. Example, Azosporium, Azotobacter. This enriching the nutrient cycle, thus enriching the nitrogen content of the soil. आगे अगर बढ़ते हैं, fungi are also known to form symbiotic association with the plant mycorrhiza. Many members of the genus these bacteria fix atmospheric nitrogen into organic form which are used by the plant as nutrition. Other bacteria can fix, ये हमने पढ़ चुके थे, फिर अभी हम एक बार देख ले रहे हैं। Other bacteria can fix the atmospheric nitrogen while free living in the soil. Example, Azosporium and Azotobacter, thus enriching the nitrogen content of the soil. अब हम नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि फंजाई इज़ ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट माइक्रोराइजा। अच्छा देखिए, एक लगे यहाँ पे कुछ बच्चों को सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है, मैं उसमें देखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, ये बेनिफिशियल होता है दोनों के लिए। अगर फंजाई जो है रूट्स ऑफ हाई प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है, माइक्रोराइजा एक टर्म दिया गया। मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइक्रोराइजा। द फंगल सिम्बायोटिक इज इन एसोसिएशन। फंगल सिम्बायोटिक जो होता है, फंगल्स जो होता है वो एसोसिएशन होता है, एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास टू द प्लांट। मतलब कि जो फंगल वाला पार्ट होता है वो क्या करता है कि फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और पास करता है इट टू द प्लांट। प्लांट हैविंग such association shows other beneficial also, such as resistant to root-borne pathogen, tolerance to salinity and drought मतलब होता है सूखा पड़ना, and all over increase in plant growth and development। अब प्लांट को क्या फ़ायदा मिल रहा है, जिसे प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन, अगर प्लांट एसोसिएशन करता है तो सोज अदर बेनिफिशियल सच एज रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजोन्स, रूट जड़ में उसके पैथोजोन्स नहीं लगेंगे, टॉलरेंस टू सेलिनिटी एंड डॉट एंड ऑल ओवर इंक्रीज द प्लांट। अब ये सारी चीज़ों से अगर वो बचा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो उसके ग्रोथ जो है उसकी ग्रोथ बढ़ेगी और उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो आइए देखते हैं, ये छोटे से पॉइंट रहेगा, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें दिखा गया साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं आपके वो ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं उनका देखिए, एनाबिना, नोस्टॉक एंड ओसिलिटोरिया। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइज़र। अगर हम बात करते हैं
पैडी फील्ड के, तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर्स टू द सॉयल, ठीक, टू द सॉयल, इंक्रीज द फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। करेंटली इन आवर कंट्री द नंबर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल commercially in the market and farmers use these regularly in their field to replenish the soil nutrition and to reduce the, देखिए, डिपेंडेंसी ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी को कम करना, सॉइल की न्यूट्रिशन को बढ़ाना, यही मेन मकसद होता है। ये जो चैप्टर्स है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर्स एनसीईआरटी रीडिंग प्लस में कॉन्सेप्ट, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट उनको यहाँ पे कंप्लीट किया गया। चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपकी कोई सजेशंस, कोई भी राय होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा वो अगर आप 1-2 दिन में अगर आप सजेशन देते हैं तो मैं उस चैप्टर पे बनाऊंगा, वरना फिर मैं खुद से ही कोई एक चैप्टर अपने आप से सजेस्ट करूंगा। 12th के ही चैप्टर रहेंगे, मैं सजेस्ट करूंगा और उस पर फिर हम लोग उसकी बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं बैकग्राउंड्स में, आशा करते हैं आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। कुछ मेरी भी मजबूरियां हैं जो मैं आपको अभी शायद नहीं बताना चाहता। कुछ चीज़ें हैं इस वजह से प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, बट आप लोग पढ़ने आते हैं तो आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए। आप लोग को मेरा बस ये काम है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ एनसीईआरटी रीडिंग्स, ये सारी चीज़ें देना, तो ये मैं देता हूँ। अगर नोट्स चाहिएगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको 100% बेस्ट नोट दूंगा, बेस्ट नोट, जिसके वजह से आप कोई भी एक टॉपिक आप मिस नहीं कर पाएंगे। अगर उस नोट